तो बात करते हैं जेईई एडवांस 2023 के एक ऐसे क्वेश्चन की जो कि पूछा गया था और एक ऐसे टॉपिक से पूछा गया था जो मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई कौन सा टॉपिक है, क्योंकि मैक्सिमम जगह ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं जाता। तो चलो बात करते हैं कि भाई ये टॉपिक कौन सा है। टॉपिक है किरचॉफ इक्वेशन और इसकी डिटेल में बात करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को क्विकली देख लेते हैं एक बार। तो बात करते हैं किरचॉफ इक्वेशन की। किरचॉफ इक्वेशन हमारी किस चीज़ में मदद करती है? तो भाई किरचॉफ इक्वेशन हमें पता लगाने में मदद करती है कि डिपेंडेंसी ऑफ डेल्टा आर एच एंड डेल्टा आर यू टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करते हैं। फेज रिएक्शन और फेज ट्रांजिशन और केमिकल रिएक्शन में ये हमें मदद करती है किरचॉफ इक्वेशन निकालने में। अब क्या मदद करती है भाई, तो इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं कि भाई डेल्टा आर एच और डेल्टा आर यू किस तरीके से टेम्परेचर बदलने पे बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। ये जो इसका वेरिएशन है ये हमें पता लगता है किरचॉफ इक्वेशन से, ठीक है। तो जो डेल्टा आर एच है और जो डेल्टा आर यू है, ये तो भाई आपका जो केमिकल रिएक्शन के लिए होगा, किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के लिए इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। और जो कि केमिकल रिएक्शन होती हैं आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर पे कराई जाती हैं, बात तो आपको पता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन तो टेम्परेचर नहीं बदलता है, ये बात भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो टेम्परेचर बदल कब रहा है? तो टेम्परेचर ऐसे बदल रहा है कि आपने एक केमिकल रिएक्शन कराई एक टेम्परेचर पे, उसकी कुछ ना कुछ डेल्टा एच की वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी। अब वही केमिकल रिएक्शन आपने एक अलग टेम्परेचर पे कराई, सपोज T2 टेम्परेचर पे। पहली आपने एक केमिकल रिएक्शन कराई 300 केल्विन पे, इसकी डेल्टा एच की वैल्यू नोट कर ली। अब वही केमिकल रिएक्शन आपने 400 केल्विन पे कराई, इसकी डेल्टा एच की वैल्यू नोट कर ली। अब आपने देखा कि डेल्टा एच सेम आए तो आपका डेल्टा एच टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू अलग अलग आई तो देखा आपने किस तरीके से वेरी कर रहा है। और इसी चीज़ का डेरिवेशन हम करेंगे और जो अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन आएगी उसको हम किरचॉफ इक्वेशन बोल देंगे। तो किरचॉफ इक्वेशन में हम डेल्टा आर एच और डेल्टा आर यू का वेरिएशन देखते हैं विद चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर जो चेंज होता है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज नहीं होता है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन या फेज ट्रांजिशन ऑब्वियसली ऑलवेज टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन हम दो अलग अलग टेम्परेचर पे सेम केमिकल रिएक्शन को करा के जो डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू आएगी उसका वेरिएशन हम देखते हैं, ठीक बात। तो इसी का डेरिवेशन हम कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं डी एच को क्या लिख सकते हैं, CpDT लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और किसी भी रिएक्शन के लिए या फेज ट्रांजिशन के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली हम एक्सपेंशन, कंप्रेशन, हीटिंग, कूलिंग जो कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं उनकी तो बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री की। और थर्मोकेमिस्ट्री में हमारी जो बात होती है वो होती है केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड और फेज ट्रांजिशन से रिलेटेड। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए या फिर फेज ट्रांजिशन के लिए जो भी हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है वो एच होती है कि बेसिकली डेल्टा एच होती है। ऑब्वियसली आपकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन या फेज ट्रांजिशन के लिए आप एच ना लेके आप क्या लोगे, डेल्टा एच लोगे। तो यहाँ पे आप जब डी किसका लोगे, आप यहाँ पे एच की जगह क्या लिखोगे, डेल्टा आर एच लिखोगे। आर मतलब आपका रिएक्शन के लिए, तो आप बेसिकली केमिकल रिएक्शन के लिए एच ना लिख के क्या लिखते हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डेल्टा एच लिखते हो। ये बात आपको पता होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब सिमिलरली जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है, आप किसी भी रिएक्शन के लिए या फेज ट्रांजिशन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखोगे या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखोगे, ऑब्वियसली चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखोगे और इसको डिनोट करोगे डेल्टा आर CP से। अब भैया ये बात हमको समझ में नहीं आई कि आपने क्यों बोला एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं और चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्यों बोला कि ये लिखोगे। तो बेसिकली क्या बात है कि आप भैया रिएक्शन में क्या हो रहा है, मेरे को ये बताओ रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो रिएक्शन में भैया क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक बात। रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, मतलब एक केमिकल सब्सटेंस आपका दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि सब्सटेंस बदल जाते हैं। और जब सब्सटेंस बदल गया मेरे भाई तो CP की वैल्यू भी तो बदल गई, हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी तो बदल गई, हीट कैपेसिटी की वैल्यू बदल गई क्योंकि सब्सटेंस ही बदल गए। तो यहाँ पे आप CP ना लेके आप क्या लोगे, डेल्टा आर CP लोगे, क्योंकि केमिकल सब्सटेंसेस ही बदल गए तो इनकी हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी बदल गई। इसीलिए आप हीट कैपेसिटी ना लेके चेंज इन हीट कैपेसिटी लोगे, और क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की बात थी तो डेल्टा आर CP लोगे, ठीक। अब वही बात ये आई हमारी डिफरेंशियल फॉर्म। अब डिफरेंशियल फॉर्म को हमें इंटीग्रेशन करके नेट इक्वेशन निकालनी है, तो वही करेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम पहले एक टेम्परेचर पे कराएंगे, उसको बोल दिया T1,
ठीक इस टेम्परेचर पे रिएक्शन के कुछ ना कुछ डेल्टा एच की वैल्यू आएगी, बोल दिया डेल्टा H1। अब इसी केमिकल रिएक्शन को हमने एक दूसरे टेम्परेचर पे करा, इसको बोल दिया T2। अब इस टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शन की कुछ डेल्टा एच की वैल्यू आएगी, जिसको बोल दिया डेल्टा H2। ठीक है, अब इसी चीज़ को हमने क्या करा, इंटीग्रेट करा, अज्यूमिंग कि डेल्टा RCP आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, डी ऑफ डेल्टा RH, इंटीग्रेशन करोगे लोअर लिमिट डेल्टा H1 अपर लिमिट डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा RCP इंटीग्रल DT लोअर लिमिट T1 अपर लिमिट T2। जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपका क्या आएगा, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपका ये आएगा कि आपको पता है कि डी इंटीग्रल dx कितना होता है, x प्लस कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट को भी भूल जाओ, इंटीग्रल dx कितना होता है आपका, x होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि आपका क्या हो जाएगा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। डेल्टा RCP तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही था, तो एज इट इज लिख दोगे। इंटीग्रल dt कितना हो जाएगा, टेम्परेचर अपर लिमिट T2 लोअर लिमिट T1, यानी कि T2 माइनस T1। तो आपका जो रिलेशन आ जाएगा, जो इक्वेशन आ जाएगा, जो फॉर्मूला आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा RCP T2 माइनस T1। और ये आपको याद होना चाहिए, डेराइव कर सकते हो, लेकिन डेरिवेशन में क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो आप इस चीज़ को याद करो। अब डेरिवेशन याद करना क्यों ज़रूरी है, मैंने सीधा फॉर्मूला क्यों नहीं बताया, क्योंकि कई बार अच्छे क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि डेल्टा RCP आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट हो। तो अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सपोज आपको फंक्शन दिया है डेल्टा RCP 5kT² के से वेरी कर रहा है, आपको फंक्शन दिया डेल्टा RCP क्या है आपका 5kT² है, के कोई भी कांस्टेंट है तो 5kT² है। ठीक है, तो आप डेल्टा RCP को यहाँ क्या पुट करोगे, 5kT² करोगे। ठीक है, तो 5kT² पुट करोगे, तब आप इंटीग्रल किसका लोगे, T² dt करोगे। ठीक, तो आपका एक नया फॉर्मूला डिराइव होगा, वो आपको ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन सॉल्व करना होगा, और जो भी वैल्यूज दी होंगी आपको पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको डेरिवेशन इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि ये वाली चीज़ आप तभी पहुंच पाओगे यहाँ पे जब आप को डेरिवेशन ध्यान हो, और तभी आप डेल्टा RCP को आप पुट करोगे और आपको फिर नया इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अगर डेल्टा RCP लेकिन 99% में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही होता है, वही गिवन है, तो आपको इस तरीके से ही सिंपली फॉर्मूला लगाओगे और सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब सिमिलर चीज़ हम डेल्टा RCP के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे du क्या हो जाएगा हमारा, CVDT हो जाएगा। ठीक, तो डेल्टा RU कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा R CVDT, डी ऑफ डेल्टा RU कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा R CVDT हो जाएगा। सिमिलरली हमारा सब चीज़ हम पुट कर देंगे, तो हमारा अल्टीमेटली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानते हुए डेल्टा RCV को हमारा क्या आ जाएगा रिलेशन, डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा RCV इन ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस T1। ये दोनों फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए, डेल्टा H का वेरिएशन विद टेम्परेचर और डेल्टा U का वेरिएशन विद टेम्परेचर। दोनों चीज़ों को नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करो और इसको भी नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया, तो अब हमें पता लग गया कि डेल्टा H का वेरिएशन विद टेम्परेचर क्या है और डेल्टा U का वेरिएशन विद टेम्परेचर क्या है। दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। डेरिवेशन एकदम अच्छे क्वेश्चन के लिए याद होना चाहिए, याद नहीं भी है तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। ऑलरेडी कम पूछा जाने वाला टॉपिक है, और इसमें भी टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला केस तो बिल्कुल ही एकदम रेयर केस ही है। ये टॉपिक ही मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता, तो डेल्टा RCP टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाली बात तो हार्डली कुछ बच्चों को ही पता होगी, लेकिन पूछ दिया जाए तो अपने को आता है। ठीक है, तो अब अपने को ये बात पता लगी कि डेल्टा H2 क्या है, डेल्टा H1 क्या है, T2 T1 क्या है, ये तो पता ही है भाई। T2 टेम्परेचर पे जो डेल्टा H की वैल्यू आई वो डेल्टा H2 है, T1 टेम्परेचर पे जो डेल्टा H की वैल्यू आई वो डेल्टा H1 है। सिमिलरली T2 टेम्परेचर पे जो डेल्टा U की वैल्यू आई वो डेल्टा U2 है, T1 टेम्परेचर पे जो डेल्टा U की वैल्यू आई वो डेल्टा U1 है। डेल्टा H हमारा क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है। डेल्टा U क्या होता है हमारा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे दो अलग चीज़ है, डेल्टा RCP और डेल्टा RCV। ये क्या है और कैसे क्वेश्चन में निकालते हैं, अपने को ये बात पता होनी चाहिए। तो डेल्टा RCP कैसे निकालेंगे भाई, डेल्टा क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। डेल्टा होता है चेंज, हीट नहीं, हीट भी होता है ऑर्गेनिक में होता है, लेकिन यहाँ पर हम डेल्टा क्या मानेंगे, चेंज मानेंगे। R मतलब रिएक्शन के लिए, ठीक है, यानी कि CP क्या है आपका, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर का। हमें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का हमें क्या निकालना है, हमें चेंज निकालना है रिएक्शन में। हमें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का रिएक्शन में चेंज निकालना है। ठीक है, तो यानी कि कैसे निकालेंगे, रिएक्शन में चेंज का क्या मतलब, वैसे चेंज का, जनरल चेंज का क्या मतलब, फाइनल माइनस इनिशियल। रिएक्शन में फाइनल चीज़ क्या, प्रोडक्ट, इनिशियल चीज़ क्या, रिएक्टेंट। तो रिएक्शन में फाइनल चीज़ प्रोडक्ट, इनिशियल चीज़ रिएक्टेंट। यानी कि हमें CP का चेंज निकालना है, यानी कि टोटल CP ऑफ प्रोडक्ट्स,
क्योंकि फाइनल यानी कि फाइनल सीपी माइनस इनिशियल सीपी, टोटल फाइनल सीपी माइनस टोटल इनिशियल सीपी, और फाइनल सीपी क्या होगा आपका, प्रोडक्ट्स का होगा, और इनिशियल सीपी किसका होगा आपका, रिएक्टेंट्स का होगा। तो टोटल सीपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल सीपी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये क्या होगा आपका, डेल्टा आर सीपी हो जाएगा। अब बात क्या है, कैच क्या है कि एग्जाम में हमें सीपी नहीं दिया होता प्रोडक्ट का। अगर हमें सभी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट का सीपी दिया है तो सभी प्रोडक्ट्स के सीपी को ऐड करके टोटल सीपी ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएगा, और सभी रिएक्टेंट्स का सीपी दिया हुआ है तो सभी रिएक्टेंट्स का सीपी ऐड करके टोटल सीपी ऑफ रिएक्टेंट्स आ जाएगा, और हम डेल्टा आर सीपी आराम से निकाल लेंगे। लेकिन यही तो बात है कि क्वेश्चन में इंडिविजुअल सब्सटेंसेस का सीपी ना देके हमको क्या देता है, सीपी एम देता है, यानी कि हीट कैपेसिटी ना देके क्या देता है, मोलर हीट कैपेसिटी देता है, जो कि क्या होती है आपकी हीट कैपेसिटी अपॉन मोल्स, ये होती है आपकी मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक, तो अगर आपको मोलर हीट कैपेसिटी से हीट कैपेसिटी निकालनी है किसी एक सब्सटेंस की तो कैसे निकालोगे, मोलर हीट कैपेसिटी इनटू मोल्स, ये कर लोगे। ठीक, अब दूसरी बात कि क्वेश्चन में मोल्स भी नहीं गिवन होते इंडिविजुअल सब्सटेंस के, भैया ये क्या पागलपंती है, पहले आपने बोला सीपी नहीं दिया होता है तो हमने सीपीएम से सीपी निकाल लिया, अब आप कह रहे हो मोल्स भी नहीं पता, तो रुको ज़रा सब्र करो। आपका क्या मोल्स का आइडिया आपको कैसे लग सकता है, आपको लग सकता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और केमिकल रिएक्शन गिवन होती है, और केमिकल रिएक्शन गिवन है तो बैलेंस कर लोगे, या बैलेंस फॉर्म में गिवन है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आपको आइडिया लग जाएगा मोल्स का। तो सीपी निकाल लोगे किसी भी सब्सटेंस का, उसका सीपीएम इनटू उस केमिकल सब्सटेंस का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करके आप सीपी निकाल लोगे। ठीक, और ये आपका इस तरीके से किसी भी सब्सटेंस का सीपी आ जाएगा, आप सारे प्रोडक्ट वाले सीपी को ऐड कर दोगे और सारे रिएक्टेंट वाले सीपी को ऐड कर दोगे, सबट्रैक्ट करके डेल्टा आर सीपी निकाल दोगे, यही चीज़ आपको करनी है। ठीक है, सीपीएम से सीपी कैसे निकालोगे, सीपीएम इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करके आप सीपी निकल जाएगा उस सब्सटेंस का, सारे प्रोडक्ट वाले सीपी ऐड कर दिए, सारे रिएक्टेंट वाले सीपी ऐड कर दिए, सबट्रैक्ट कर दिया, डेल्टा आर सीपी आ गया। सिमिलर चीज़ सीवी के लिए करोगे। ठीक, तो जो डेल्टा आर सीपी है कैसे निकल जाएगा आपका, समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक, न्यू जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू सीपीएम ऑफ प्रोडक्ट करके आप क्या निकाल लोगे, एक प्रोडक्ट का क्या आ जाएगा आपका, सीपी आ जाएगा, एक प्रोडक्ट का सीपी आ जाएगा, और सभी के लिए आप ये करके, सभी प्रोडक्ट के लिए करके आप ऐड कर दोगे तो टोटल सीपी ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएगा। समेशन का साइन इसीलिए लगाया। ठीक, और सिमिलरली स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट करके इनटू सीपीएम ऑफ रिएक्टेंट करके एक रिएक्टेंट का सीपी आ जाएगा, सभी रिएक्टेंट के लिए लगा दोगे, उसको ऐड कर दोगे, यानी कि समेशन कर दोगे इसका, तो आपका टोटल सीपी ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा, सबट्रैक्ट करके डेल्टा आर सीपी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको दोनों याद होने चाहिए, क्या कि डेल्टा आर सीपी इक्वल टू समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सीपीएम ऑफ ईच प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय सीपीएम ऑफ ईच रिएक्टेंट। सिमिलरली डेल्टा आर सीवी कैसे आ जाएगा, समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ईच प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय सीवीएम ऑफ ईच प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ईच रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय सीवीएम ऑफ ईच रिएक्टेंट करके आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा आर सीवी आ जाएगा। इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, ये चीज़ समझने के लिए थी, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए थी, इस चीज़ को नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट। अब देखते हैं एग्जाम्पल से कि डेल्टा आर सी वी हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, तो हमारे पास सपोज एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस चेंजिंग इनटू अमोनिया गैस। तो इसके लिए हमें सपोज क्वेश्चन में डेल्टा आर सी वी निकालना पड़ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, टोटल सी वी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल सी वी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, एक ही प्रोडक्ट है तो इसका सी वी लेंगे और दोनों रिएक्टेंट के सी वी को ऐड कर देंगे, बिल्कुल, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे अंत में, सी वी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सी वी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो सी वी ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट है, ठीक, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी वी एम ऑफ अमोनिया गैस, इससे हमारा क्या आ गया, सी वी ऑफ प्रोडक्ट्स आ गया, माइनस सी वी ऑफ रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स हैं तो इंडिविजुअल दोनों के सी वी निकाल लोगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नाइट्रोजन का 1 इंटू सी वी एम ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाइड्रोजन गैस का 1 इंटू सी वी एम ऑफ हाइड्रोजन गैस करके आप क्या निकाल लोगे, डेल्टा आर सी वी निकाल लोगे अल्टीमेटली। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके। ठीक, अब ये चीज़ हुई केमिकल रिएक्शन के लिए। सिमिलर चीज़ फेज ट्रांजिशन के लिए भी लग सकती है। सपोज H2O सॉलिड चेंजिंग इनटू H2 लिक्विड है, तो आपको इस के लिए क्वेश्चन में सपोज आपको डेल्टा आर सीपी निकालना है, तो कैसे करोगे, टोटल सीपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल सीपी ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ एक ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट है तो सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट करोगे, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 है तो 1 टाइम्स
CPM ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपका, H2O लिक्विड है, तो ये क्या आ गया आपका CP ऑफ प्रोडक्ट्स आ गया, माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इंटू CPM ऑफ H2 सॉलिड, इससे करके आपका क्या आ गया CP ऑफ रिएक्टेंट्स आ गया, ये CP ऑफ प्रोडक्ट्स आ गया, तो डेल्टा RCP यानी कि चेंज इन CP ऑफ रिएक्शन आपका आ गया। तो CP ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट्स करके आपने निकाल लिया। जब भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 हो यानी कि CP और CPM आपका सेम है, सिंपल बात है। ठीक, तो अगर आप इसको CPM को ही CP मान के आप सीधा सॉल्व कर देते तो भी आपका आंसर आ जाता, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। लेकिन हम तो जनरल देखेंगे, ऐसा नहीं कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड तरीका बना लेंगे और उससे ही सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आ गया, और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और चीज़ें भी आपकी क्लियर होंगी कि कैसे डेल्टा RCB डेल्टा RCP निकालते हैं, इसके लिए परेशान ना हों। अच्छा, अब ये बात है कि डेल्टा RCB डेल्टा RCP आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा H का रिलेशन और डेल्टा U के रिलेशन में आपको डेल्टा RCP और डेल्टा RCV आ रहा है, तो आपसे पूछा तो जाएगा एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा H2 डेल्टा U2 वगैरह पूछा जाएगा, लेकिन डेल्टा RCP आपको निकालना पड़ेगा और डेल्टा RCV भी आपको निकालना पड़ेगा, उसके बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों को भी नोट करो और आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हमने देखा डेल्टा H का वेरिएशन देखा टेम्परेचर के साथ, डेल्टा U का वेरिएशन देखा, क्या आया डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा RCP T2 माइनस T1 और डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा RCV T2 माइनस T1, ये आपके रिलेशन है, दोनों आपको याद होने चाहिए। अब हमें देखना है कि इसी केमिकल रिएक्शन और फेज ट्रांजिशन में जब हम कैसे वेरिएशन देखेंगे डेल्टा S का। ठीक है, तो हमें डेल्टा H का वेरिएशन देखा, डेल्टा U का वेरिएशन देखा, अब हमें डेल्टा S का वेरिएशन चेंज इन एंट्रोपी का भी वेरिएशन देखना है विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने की वही बात है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट आपका वही केमिकल रिएक्शन आप अलग अलग टेम्परेचर पे कराओगे और तब आप चेंज देखोगे किसका, यहाँ पे हम डेल्टा S का चेंज देखेंगे। ठीक, तो अब आपको ये बात समझ में आई, लेकिन अब हम पहले देख रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक, अब जब हम रिएक्शन या फेज ट्रांजिशन करा रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तब हम डेल्टा S का चेंज देख रहे हैं। सिमिलरली हम देख लेंगे डेल्टा S का चेंज जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, सिमिलरली तरीके से डेरिवेशन होगा। तो हमें पता है कि DS क्या होता है, dQ/T होता है। ठीक बात, एक जनरल है, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर वगैरह के लिए बात नहीं है, DS हमें पता होना चाहिए क्या होता है, dQ/T होता है। और dQ को क्या लिख सकते हो, CdT लिख सकते हो। C क्या आपकी हीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो DS को क्या लिख सकते हो अल्टीमेटली, CdT/T लिख सकते हो। ठीक, अब क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है तो C को क्या लिख सकते हो, CP लिख सकते हो, यानी कि DS को क्या लिख सकते हो, CpdT/T लिख सकते हो। ठीक बात, ठीक, या फिर DQ को क्या लिख सकते हो, DQP लिख सकते हो। ठीक है, Q एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि QP लिख सकते हो, Q को QP लिख सकते हो, या फिर C को CP लिख सकते हो। सिंपल बात, नो रॉकेट साइंस। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, DS को क्या लिख लिया, CpdT/T लिख लिया। अब बात हो रही है रिएक्शन या फेज ट्रांजिशन के लिए, तो अगेन जैसे कि आपने बात करी थी एंथैल्पी और हीट कैपेसिटी की, कि आप चेंज इन एंथैल्पी लोगे यानी कि डेल्टा H लोगे, और चेंज इन हीट कैपेसिटी लोगे यानी कि डेल्टा CP और डेल्टा CV लोगे। सिमिलरली चेंज इन एंट्रोपी लोगे, ना कि आप एंट्रोपी लोगे, यानी कि DS नहीं लोगे, आप क्या आप जो D किसका लोगे, आप S का नहीं लोगे, आप किसका लोगे, आप डेल्टा RS का लोगे, क्योंकि ये बात चल रही है रिएक्शन और फेज ट्रांजिशन के लिए, आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात नहीं चल रही है। तो D किसका लोगे, डेल्टा RS का लोगे, इक्वल टू CP ना लेके अगेन चेंज इन हीट कैपेसिटी लोगे, डेल्टा RCP लोगे। ठीक है, R मतलब रिएक्शन की बात है। ठीक है, डेल्टा RCP/DT/T, बाकी सारी चीज़ें तो एज इट इज़ रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप इंटीग्रेशन कर लोगे डेल्टा RCP को, अगेन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानोगे, इंटीग्रेशन कर लोगे तो आपका फाइनल क्या आएगा, डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1 इक्वल टू डेल्टा RCP ln T2/T1। ठीक है, ये बात आपकी आई कि डेल्टा S का वेरिएशन कैसे होगा टेम्परेचर के साथ जब आपकी रिएक्शन या फेज ट्रांजिशन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही हो, तो क्या आएगा, डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1 इक्वल टू डेल्टा RCP ln T2/T1, जब आपकी रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही हो और साथ ही साथ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तब तो कांस्टेंट टेम्परेचर हो गई, तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन की बात चल रही है। ठीक,
अब आप सिमिलर तरीके से डेरिवेशन कर सकते हो कि अगर यही चीज़ रिएक्शन या फेज ट्रांजिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही हो। ये तो आपकी जनरल थी, ठीक, ये चीज़ तो आपकी जो आई थी मेरे भाई, ये क्या आई थी, जनरल आई थी, ठीक। तो अब आप डेल्टा डी एस को डी क्यू वी ओवर डी टी डी क्यू ओवर टी लिख सकते हो या फिर सी वी डी टी ओवर टी लिख सकते हो। तो सी पी डी टी की जगह क्या लिख सकते हो, सी वी डी टी ओवर टी, ठीक। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर सी वी हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रहेंगी। तो डेल्टा एस टू माइनस डेल्टा एस वन इक्वल टू डेल्टा आर सी वी एल एन टी टू ओवर टी वन आपका क्या आ जाएगा, आपका रिलेशन आ जाएगा डेल्टा एस का। जब हम वेरिएशन कर देंगे टेम्परेचर का, जब रिएक्शन या फेज ट्रांजिशन आपकी हो रही होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो आपका कांस्टेंट ही होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन या फिर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। यहाँ पे आपके 4 फॉर्मूले आ गए, ठीक है, 4 फॉर्मूले आपके आ गए। एक आ गया आपका डेल्टा एच का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, एक आ गया डेल्टा यू का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, और 2 आ गए आपके डेल्टा एस का वेरिएशन विद टेम्परेचर, एक कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जब आपकी केमिकल रिएक्शन या फेज ट्रांजिशन कैरी आउट हो रहे होंगे। डेल्टा आरसीपी और डेल्टा आरसीवी भी निकालना हमने सीख लिया, तो ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लो, नोट कर लिया। अब एक नोट मेरे भाई हमें समझ में आ जाए तो हमारा यहाँ पे काम हो जाए बढ़िया, और फिर हम चलें सवालों की तरफ, ठीक है। तो अब नोट क्या, पहले मैं बता दूँ फिर समझ लो, ठीक, पहले बता दूँ समझ लो फिर नोट कर लेना, ठीक है। तो अगर डेल्टा आर सी पी ज़ीरो है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में कैसे दे सकता है, डेल्टा आर सी पी ज़ीरो दे दिया, तो इससे आपको क्या मतलब समझ में आना चाहिए कि डेल्टा आर सी पी ज़ीरो दे दिया मतलब डेल्टा आर सी वी भी ज़ीरो है, ये तो बट अंडरस्टूड सी बात है। अगर डेल्टा आर सी पी ज़ीरो है तो डेल्टा आर सी वी भी आपका ज़ीरो ही होगा, इसमें कोई आपको सोचने वाली बात नहीं है, ठीक। अब डेल्टा आर सी पी और डेल्टा आर सी वी अगर आपके ज़ीरो हैं, तो अगर मैं डेल्टा आर सी पी को ज़ीरो कर दूं, क्या डेल्टा एच टू डेल्टा एच वन बराबर आ जाएंगे, बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। डेल्टा आर सी वी भी ज़ीरो है तो डेल्टा यू टू डेल्टा यू वन भी बराबर आ जाएंगे, बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा एस टू और डेल्टा एस वन की बात करूँ, वो दोनों भी बराबर आ जाएंगे, क्योंकि डेल्टा आर सी पी ज़ीरो है, डेल्टा आर सी वी ज़ीरो है। तो चाहे कांस्टेंट प्रेशर की बात करो, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करो, डेल्टा एस टू डेल्टा एस वन के बराबर आ जाएगा। तो अगर डेल्टा आर सी पी ज़ीरो है, डेल्टा आर सी वी ज़ीरो है, मतलब डेल्टा एच टू डेल्टा एच वन के बराबर है, डेल्टा यू टू डेल्टा यू वन के बराबर है, डेल्टा एस वन डेल्टा एस टू के बराबर है। मतलब कि टेम्परेचर बदलने पे आपका डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आया, डेल्टा यू में भी कोई चेंज नहीं आया, और डेल्टा एस में भी कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब अगर डेल्टा आर सी पी ज़ीरो है, यानी कि डेल्टा आर एच, डेल्टा आर यू और डेल्टा आर एस आपके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और ये हमेशा की बात है, ऑलवेज ट्रू है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में अगर इस तरीके से बोल दिया जाए, इफ डेल्टा आर सी पी इक्वल टू जीरो देन डेल्टा आर एच मस्ट बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये बात एकदम सही है। अगर ऐसे बोल दिया जाए, इफ डेल्टा आर सी पी इज जीरो देन डेल्टा आर एच माइट बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये बात गलत है। हमेशा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा अगर डेल्टा आर सी पी ज़ीरो है, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये चीज़ मदद कर सकती है। दूसरा कहाँ मदद कर सकती है कि जब भी आपको एग्जामिनर को बताना होगा कि डेल्टा आर एच, डेल्टा आर यू, डेल्टा आर एस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो वो क्वेश्चन में आपको डेल्टा आर सी पी ज़ीरो दे देगा। आपको खुद इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि ये चीज़ आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक। अब इसके उल्टा बात करते हैं, अगर डेल्टा आर सी पी ज़ीरो नहीं है तो डेल्टा आर सी वी भी कभी ज़ीरो नहीं होगा, और ऐसे केस में डेल्टा एच टू डेल्टा एच वन के बराबर नहीं आएगा कभी भी, डेल्टा यू टू डेल्टा यू वन के बराबर नहीं आएगा कभी भी, और डेल्टा एच टू डेल्टा एस वन के बराबर कभी भी नहीं आएगा, चाहे कॉन्स्टेंट प्रेशर वाला केस हो, चाहे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाला केस हो। तो अगर डेल्टा आर सी पी ज़ीरो नहीं है मतलब डेल्टा आर सी वी ज़ीरो भी नहीं होगा, मतलब कि डेल्टा आर एच, डेल्टा आर यू, डेल्टा आर एस आपके हमेशा ऑलवेज टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। टेम्परेचर बदलने पर डेल्टा आर एच, डेल्टा आर यू, डेल्टा आर एस की वैल्यू आपकी बदलेगी ही, अगर डेल्टा आर सी पी ज़ीरो नहीं है और डेल्टा आर सी बी ज़ीरो नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि चाहे कुछ भी हो, डेल्टा जी आपका हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्यों डिपेंडेंट होगा? क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच और डेल्टा एस भले ही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन ये टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर ही रहा है ना। डेल्टा जी इज ऑलरेडी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो डेल्टा जी क्योंकि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो टेम्परेचर बदलने पे डेल्टा जी की वैल्यू तो बदल ही जाएगी, चाहे डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू कांस्टेंट ही बनी रहे, चाहे डेल्टा एच और डेल्टा एस कांस्टेंट हो, यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि डेल्टा जी के फॉर्मूले में टेम्परेचर आ रहा है, इसलिए डेल्टा जी तो ऑलवेज एंड ऑलवेज टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होगा, चाहे डेल्टा आर सी पी और डेल्टा आर सी बी ज़ीरो हो या ना हो। ठीक बात, ये बात समझ में आनी चाहिए। चीज़ों को नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट करो इसे।
कर लिया नोट। अब बढ़ते हैं भाई सवालों की तरफ। तो पहला सवाल जो है आपका, जेईई एडवांस के सवाल पे भी आएंगे, चिंता मत कीजिए, हम पहले उससे पहले और सवाल थोड़े से देख लेते हैं। ठीक है, एक काम करो, इस सवाल से पहले आप ये वाला सवाल पहले करो। ठीक, ये थोड़ा आसान पड़ेगा, थोड़ा सा इससे एक ऊपर लेवल का वो ऊपर वाला सवाल है, तो इसको इसके बाद कर लेंगे। पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, क्वेश्चन को सॉल्व करना देखो कि इस किरचॉफ इक्वेशन के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करा जाता है। तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, उसके बाद देखना। तो देखो कह रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है हमें, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमसे कह रहा है इतनी है 298 केल्विन पे, ठीक है, यानी कि कुछ नहीं, हमसे डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है, हमें डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है 298 केल्विन पे। हमसे पूछ रहा है डेल्टा एच कितना होगा, 373 केल्विन, 373 केल्विन पे डेल्टा एच कितना होगा। और क्या दिया है, मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी कि सीपीएम दिया हुआ है, बोल सीपी रहा है लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी लिखा है, मतलब दिया सीपीएम है, ठीक है, सीपीएम की वैल्यूज दी हुई है। तो हमें क्या पता है, हमें T1 टेम्परेचर क्या दिया है, 298 केल्विन दिया है, इस पे डेल्टा एच की वैल्यू दिया है, यानी कि डेल्टा H1 दिया है कितना, माइनस का 285.76 किलो जूल, ठीक है, और T2 टेम्परेचर जो है हमारा, जो कि 373 केल्विन, 373 केल्विन है, इस पे हमसे डेल्टा H2 पूछ रहा है, यानी कि डेल्टा H पूछ रहा है। अब हमें क्या पता है, हमें पता है भाई किरचॉफ, किरचॉफ क्या कहता है, किरचॉफ कहता है कि डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा RCP इन अ ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस T1। ln जो आता है एंट्रोपी में आता है, ln वाला जो आता है आपका एंट्रोपी में आता है, ठीक है, डेल्टा H और डेल्टा U में आपका ln नहीं आता, आपका सिंपली T2 माइनस T1 आता है, ठीक। तो डेल्टा H1 पता है, डेल्टा RCP पता नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1 आप निकाल लोगे क्योंकि T2 भी पता है और T1 भी पता है, तो डेल्टा RCP तो निकालना, बस डेल्टा RCP निकाल दो मेरे भाई। तो डेल्टा RCP आप निकाल दो, कैसे निकलेगा आपका डेल्टा RCP जो आएगा वो क्या आ जाएगा, टोटल CP ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल CP ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसे आ जाएगा। अब CP ऑफ प्रोडक्ट्स आप कैसे निकालोगे, ठीक, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, H2O लिक्विड का आपका 1 है, तो 1 टाइम्स CPM ऑफ H2O लिक्विड, ये आ गया आपका मोलर हीट कैपेसिटी इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करके हीट कैपेसिटी, यानी कि CP ऑफ प्रोडक्ट्स आ गया, ये आ गया CP ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक। पहला रिएक्टेंट है आपका हाइड्रोजन गैस, यानी कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है, यानी कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इंटू CPM ऑफ H2 गैस, ठीक है, प्लस हाफ O2 है, यानी कि हाफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंटू CPM ऑफ O2 गैस, ठीक, वैल्यू पुट करिए, ठीक। अगर हम वैल्यू पुट करें जो कि हमारी कितनी, H2O लिक्विड की कितनी दी है, 75.312, ठीक है, तो पुट करोगे तो कितना आएगा, 75.312, ठीक है, माइनस 1 टाइम CPM ऑफ हाइड्रोजन गैस आपको कितना दिया हुआ है, 38.83 दिया हुआ है, और प्लस हाफ ऑफ CPM ऑफ ऑक्सीजन गैस, CPM ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना दिया हुआ है, 29.16 दिया हुआ है, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 पॉइंट, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी लेकिन ये आ जाएगा 29.902 जूल पर केल्विन आ जाएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि आपका CPM क्या होता है, आपका CP अपॉन मोल्स होता है। CPM की आपकी यूनिट क्या दी हुई है, आपकी दी हुई है जूल पर केल्विन पर मोल, तो अगर ये जूल पर केल्विन पर मोल है तो CP क्या हो जाएगा आपका, CPM इंटू मोल्स हो जाएगा, और ये आपकी क्या दी हुई है, जूल पर मोल पर केल्विन इंटू मोल्स, तो किस में होंगे, मोल में होंगे, तो मोल मोल कट जाएगा, अल्टीमेटली जूल पर केल्विन आ जाएगा आपका CP की यूनिट, ठीक है। तो यूनिट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा डेल्टा RCP आ जाएगा, ठीक है, आ गया डेल्टा RCP, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको खाली ये फॉर्मूला लगा देना है,
फॉर्मूला लगाना है हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें तो एल एन भी सॉल्व नहीं करना और आसानी है। ठीक है, तो डेल्टा H2 निकालना है, डेल्टा H1 पता है, बिल्कुल पता है, क्या है माइनस का 285.76 ये लेकिन किस में आपका किलो जूल में। ठीक, इसे उधर ले जाते हैं, यानी कि आपका डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H1 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 285.76 इधर आ जाएगा। ठीक है, मैं बस इस चीज़ को इधर ले गया। प्लस में क्या हो जाएगा डेल्टा RCP जो कि कितना है 21.902, चाहो तो यूनिट भी साथ में लिख लो, जूल पर केल्विन, इंटू T2 माइनस T1। T2 कितना है 373 माइनस T1 कितना है 298, और ये इसकी यूनिट क्या होंगी केल्विन होंगी। जब आप इसकी यूनिट निकालोगे तो क्या आएगा जूल आएगा, और इसकी यूनिट क्या है आपकी ऑब्वियसली किलो जूल है। डेल्टा H आपका किस में दिया हुआ है, आपका किलो जूल में दिया है, तो एक है जूल में और एक है किलो जूल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपका किलो जूल में दिया है और ये आपका जूल में दिया है, तो या तो इसको किलो जूल में करो या इसको जूल में करो। तो हम क्या करते हैं, हम इसको 1000 से डिवाइड करके इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब हमने इसे 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये किलो जूल आ गया। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डेल्टा H2 कितना आ जाएगा माइनस का 285.76 तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और ये प्लस का कितना आ जाएगा 373 माइनस 298 तो हो गया आपका 75। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व कर लोगे पूरा तो कितना आ जाएगा 1.64265 आ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली आपका कितना आ जाएगा देयरफॉर डेल्टा H2 आपका आ जाएगा माइनस का 284.117 किलो जूल पर मोल में आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं था देखो इस क्वेश्चन में, T1 टेम्परेचर पता था, डेल्टा H पता था, उस पर T2 टेम्परेचर पे डेल्टा H निकालना था, डेल्टा RCP आपने पहले कैलकुलेट कर लिया और आपने फाइनली फॉर्मूले में पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका इजी कैटेगरी का था, सिंपल कैटेगरी का था, किरचॉफ इक्वेशन का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए पहले ऊपर वाला इक्वेशन करते हैं। ठीक है, नीचे वाला बाद में करते हैं, अब ऊपर वाला करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, ठीक, बेसिकली ये जूल पर केल्विन होगा। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक, ठीक, तो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी हुई है। ठीक, 300 केल्विन पे डेल्टा एस दिया हुआ है, डेल्टा एस दिया हुआ है। ठीक, 400 केल्विन पे डेल्टा एस यूनिवर्स पूछ रहा है। तो अगर मेरे को 300 केल्विन पे डेल्टा एच और डेल्टा एस पता है तो क्या मैं 400 केल्विन पे डेल्टा एच और डेल्टा एस निकाल सकता हूँ। डेल्टा आर सी पी यहाँ से निकाल लूँगा, कांस्टेंट प्रेशर की मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे दी हुई है, तो यहाँ से सी पी एम की वैल्यूज दी हुई है, तो डेल्टा आर सी पी निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से। एक बार डेल्टा RCP आ गया, T1 T2 पता है, डेल्टा H1 डेल्टा S1 पता है, तो क्या डेल्टा H2 डेल्टा S2 निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इतनी चीज़ तो मैं कर सकता हूँ। अब लेकिन पूछा है डेल्टा S0 ऑफ यूनिवर्स, तो अगर आपसे डेल्टा S0 यूनिवर्स का पूछा है तो इतनी बात पता होनी चाहिए कि डेल्टा S0 जो यूनिवर्स का होगा वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन ऑफ फेज ट्रांजिशन के लिए होता है डेल्टा S0 ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ठीक, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग करके आप क्या निकाल लोगे, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स निकाल लोगे किसी भी केमिकल रिएक्शन या फिर फेज ट्रांजिशन के लिए। ठीक, अब ये जो भी चीज़ हम करेंगे ये तो आएंगी सिस्टम के लिए। ठीक, जो भी हम डेल्टा S1 डेल्टा S2 निकालते हैं सब चीज़ किसकी आती है, आपकी सिस्टम की आती है। तो सिस्टम का डेल्टा एस हम यानी कि डेल्टा S2 हमें निकालना है, डेल्टा S2 हमें निकालना है किस पे 400 केल्विन पे डेल्टा S2 हमें निकालना है, तो जो डेल्टा S2 आएगा वही हमारा डेल्टा S ऑफ सिस्टम होगा। अगर T1 टेम्परेचर हमने 300 माना है और T2 हमने 400 माना है, तो डेल्टा S2 जो हम निकाल लेंगे वही डेल्टा S ऑफ सिस्टम हो जाएगा। अब डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग कैसे निकालेंगे, डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट प्रेशर की अगर बात चल रही है तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना हो जाएगा, आपको थर्मोडायनेमिक्स के नॉलेज से आइडिया होना चाहिए, माइनस डेल्टा आर एच ओवर टेम्परेचर हो जाएगा। यानी कि आपको कितना हो जाएगा, ये तो आपका डेल्टा S2 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का डेल्टा आर एच ओवर टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर
आपको डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना होता है तो थर्मोडायनेमिक की नॉलेज से आइडिया होना चाहिए कि माइनस डेल्टा आर एच ओवर टी होता है। ठीक, अब 400 केल्विन पे हमें निकालना है डेल्टा एस नॉट ऑफ यूनिवर्स, तो डेल्टा आर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 केल्विन पे, डेल्टा एच टू हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का डेल्टा एच टू ओवर टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये जो हमारी चीज़ है, ठीक, ये जो हमारी चीज़ है इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ, ठीक, हमने क्या करा, हमने माना कि T1 टेम्परेचर कितना था, T1 टेम्परेचर था हमारा 300 केल्विन, ठीक है, T2 टेम्परेचर था 400 केल्विन, ठीक है, T1 टेम्परेचर पे डेल्टा एच पता था जो कि 30 किलो जूल पर मोल था, इसको बोल दिया डेल्टा H1। T1 टेम्परेचर पे डेल्टा एस पता था, इसको बोल दिया डेल्टा S1 20 जूल पर केल्विन। 400 केल्विन पे डेल्टा एच जो आएगा ये होगा डेल्टा H2 जो कि नहीं पता है, और 400 केल्विन पे जो डेल्टा एस आएगा इसको बोल दिया डेल्टा S2 जो कि नहीं पता है। ठीक, अब हमें निकालना है 400 केल्विन पे डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। ठीक, बेसिकली मॉड निकालना है, ठीक है, तो मॉड निकाल देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा एस नॉट ऑफ यूनिवर्स क्या होगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, जो भी चीज़ हम ये सब निकालते हैं कैलकुलेट करके, ये सब होता है सिस्टम की चीज़ें। तो 400 केल्विन पे जो डेल्टा एस सिस्टम का कितना होगा, डेल्टा S2 के बराबर हो जाएगा। अब डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, क्योंकि रिएक्शन हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज से हमारा होता है माइनस डेल्टा आर एच ओवर टेम्परेचर आपका होता है डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। और 400 केल्विन पे डेल्टा आर एच कितना होगा, डेल्टा H2 के बराबर होगा, तो यहाँ से डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना आ जाएगा, माइनस का डेल्टा H2 ओवर टेम्परेचर 400 केल्विन, क्योंकि ये सारी बात हमारी किस पे हो रही है, 400 केल्विन पे बातें हो रही हैं सारी। तो अब हमें क्या निकालना है, हम डेल्टा S2 निकाल लें और डेल्टा H2 निकाल लें और इस फॉर्मूले में पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कैसा है, पिछले क्वेश्चन की जैसा ही है, बस हमें इसमें एक बार किरचॉफ लगानी है डेल्टा एच के टर्म्स में, एक बार लगानी है डेल्टा एस के टर्म्स में, लेकिन कौन सी वाली, कांस्टेंट प्रेशर वाला। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले अपने को डेल्टा आर सी पी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो डेल्टा आर सी पी निकाल लेते हैं, फिर किरचॉफ लगा देंगे। तो डेल्टा आर सी पी कैसे निकाल देंगे, आपका टोटल सी पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस का टोटल सी पी ऑफ रिएक्टेंट करके आपका डेल्टा आर सी पी आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा आपका टू ए प्लस 3b सी प्लस डी दे रहा है, यानी कि टोटल सी पी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि 1 टाइम्स सी पी एम ऑफ सी प्लस 1 टाइम्स सी पी एम ऑफ डी, ये हो गया टोटल सी पी ऑफ प्रोडक्ट, माइनस 2 टाइम्स सी पी एम ऑफ ए प्लस 3 टाइम्स सी पी एम ऑफ बी, ये हो गया टोटल सी पी ऑफ रिएक्टेंट। वैल्यू पुट करो, सी पी एम ऑफ सी कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 25। ठीक, सी पी एम ऑफ डी कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, माइनस 2 टाइम्स सी पी एम ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, प्लस 3 टाइम्स सी पी एम ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 15 दिया है। ठीक है, जब सॉल्व करोगे देखो ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा तो कट जाएगा, तो ये कितना -45 बन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करके, और ये 25 बन जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक, और क्योंकि CPM की यूनिट थी जूल पर मोल पर केल्विन, तो इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी, जूल पर केल्विन आ जाएगी। मैं पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ कि कैसे जूल पर केल्विन आएगी। ठीक, तो जूल पर केल्विन आ गई आपकी डेल्टा आरसीपी की यूनिट। अब डेल्टा आरसीपी आ गया, अपने को 2 बार किरचॉफ लगानी है, लगाओ। डेल्टा H2 कितना हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा आरसीपी, ln नहीं आता है इसमें, T2 माइनस T1, एंट्रोपी के लिए आता है ln, एंट्रोपी के लिए ln आता है। ठीक, तो डेल्टा H2 आपका डेल्टा H1 पता है क्या, बिल्कुल पता है, कितना दिया है आपका 30 किलो जूल पर मोल दिया है। ठीक, तो 30 किलो जूल पर मोल। ठीक, प्लस डेल्टा आरसीपी कितना है, ठीक है, डेल्टा आरसीपी आपका कितना है, डेल्टा आरसीपी आया माइनस का 20 आया। ठीक है,
आपका माइनस का 20 आया। ठीक है, बेसिकली डेल्टा एच आपका पर मोल क्या है, किलो जूल में ही है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चीज़ जो है, ये चीज़ डेल्टा एच आपका पर मोल के टर्म्स में ही है, यानी कि डेल्टा एच और डेल्टा एच जो है, अगर आपका यहाँ भी मोल नहीं है तो यहाँ भी आपका मोल नहीं होगा, यानी कि ये ऐसे है। ठीक है, किलो जूल। ठीक है, क्वेश्चन में आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये कितना -20। अब -20 क्या हो गया, ये हो गया आपका जूल हो गया, जूल पर केल्विन हो गया। ठीक है, जूल पर केल्विन हो गया, और इनटू क्या है, T2 - T1। T2 कितना है 400 केल्विन, T1 कितना है 300 केल्विन। ठीक, तो ये कितना हो गया, केल्विन ने केल्विन को मार दिया, यानी कि आया जूल में। इसे डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है किलो जूल में। ठीक है, क्योंकि एक जूल तो दूसरा किलो जूल, ऐसा नहीं चलेगा, एक किलो जूल तो दूसरा भी किलो जूल। ठीक, अब आप इसे सॉल्व करोगे, ये कितना बच जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 100 और इंटू 10 ये हो जाएगा, यानी कि 1000 को मार देगा, ये कितना आ जाएगा 30 - 2 यानी कि 28 किलो जूल आ जाएगा आपका ये। ठीक, तो डेल्टा H2 कितना आ गया 28 किलो जूल आ जाएगा। सिमिलरली डेल्टा S2 कितना आ जाएगा, डेल्टा S2 आ जाएगा डेल्टा S1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा RCP। कांस्टेंट प्रेशर वाला है तो ln T2/T1, कांस्टेंट प्रेशर वाला है इसलिए हमारा डेल्टा RCP आया, वरना डेल्टा RCV आता। डेल्टा S1 अब हमें पता है कितना है 20 जूल पर केल्विन है, प्लस डेल्टा RCP हमारा कितना है -20 है। ठीक है, जूल पर केल्विन में। ठीक, -20 जूल पर केल्विन है। ठीक, अब ln T2/T1 यानी कि 400/300 है। ठीक, ये चीज़ तो आपकी यूनिटलेस होगी, आपका लॉन जो होता है वो सब आपका यूनिटलेस होता है। ठीक, लॉन या फिर लॉग जो भी आप लेते हो वो सारे आपके यूनिटलेस आते हैं। ठीक है, तो ये भी जूल पर केल्विन में, ये भी जूल पर केल्विन में, तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो हमें सीधा सॉल्व करना है, और ये कितना हो जाएगा आपका ln 4/3 हो जाएगा, और ln 4/3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 0.28, तो आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और आंसर निकालो। तो ये कितना, ये तो 20 हो गया, माइनस का 20 इंटू 0.28 जो कि ln 4/3 की वैल्यू दी है। जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 14.4 जूल पर केल्विन। तो 14.4 आ गया आपके डेल्टा S2 की वैल्यू। तो डेल्टा S2 आ गया, डेल्टा S2 आ गया। अब आपको क्या करना है, डेल्टा S यूनिवर्स के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है बस। ठीक, तो बस हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने पहले पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, यहाँ तक तो चीज़ पुरानी वाली थी। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा, डेल्टा S2 हो जाएगा, और डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा H2 ओवर टेम्परेचर जो कि 400 है। ठीक है, अब डेल्टा S2 कितना है हमारा 14.4 आया, जूल पर मोल आया, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ठीक है, साथ ही साथ अपना डेल्टा H2 कितना आया, डेल्टा H2 आया अपना 28 किलो जूल आया। ठीक है, तो 28 किलो जूल, यानी कि किलो जूल को जूल में बदल लें, तो 28 इंटू 1000 कर दें, कितना आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, अपॉन में क्या 400। ठीक, तो ये आ गया आपका जूल में आ जाएगा। तो यहाँ से अब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 0 2 0 कट जाएंगे, आपका 70 आ जाएगा। तो 14.4 माइनस 70 आपका अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, माइनस का 55.6 आ जाएगा। ये आपका डेल्टा एस नॉट यूनिवर्स आपका कितना आ जाएगा, आपका 55 माइनस का 55.6 जूल पर केल्विन आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, ये जूल यहाँ पे,
ठीक है, 400 केल्विन टेम्परेचर था, तो जूल पर केल्विन में ये, जूल पर केल्विन में, जूल पर केल्विन में आपका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ तक बच्चे निकाल देंगे और 55.6 आंसर कर देंगे माइनस का, जो कि गलत हो जाएगा। आपको मॉड निकालना है डेल्टा एस यूनिवर्स का और उसको नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करना है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, देयरफॉर मॉड डेल्टा एस नॉट यूनिवर्स कितना हो जाएगा, मॉड तो आपको हो जाएगा 55.6, लेकिन नियरेस्ट इंटीजर कितना होगा 55.6 का, 56 हो जाएगा। तो 56 जूल पर केल्विन। तो आपका जो फाइनल आंसर जो आप लिखोगे वो कितना लिखोगे, 56 लिखोगे। ठीक है, यूनिट भी आपको नहीं लिखनी होगी वहाँ पे, सिर्फ आप जो आंसर टाइप करके लिखोगे वो क्या होगा, 56 होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो गया। इतनी सी बात इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा थी, बाकी सारी चीज़ें तो आपकी पुरानी वाली थी, 2 बार किरचॉफ लगाना था, कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन भी कर दो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो मेरे भाई। ठीक, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि 298 केल्विन पे आपको डेल्टा एच नॉट दिया हुआ है कंबशन ऑफ सुक्रोज का। ठीक, उसकी वैल्यू दी हुई है, और डेल्टा जी भी दिया है कंबशन ऑफ सुक्रोज का, उसकी भी वैल्यू दी हुई है। आपको एडिशनल क्या निकालना है, नॉन पीवी वर्क निकालना है, एडिशनल नॉन पीवी वर्क निकालना है। ठीक है, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय रेजिंग टेम्परेचर टू 310 केल्विन। मतलब जब हमने 298 केल्विन से टेम्परेचर को 310 केल्विन कर दिया, तो एडिशनल नॉन पीवी वर्क कितना मिलेगा अपने के पास, वो हमसे पूछ रहा है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये दी हुई है, क्या दिया हुआ है, डेल्टा आर सी पी 0 है। अब डेल्टा आर सी पी 0 है तो अपने को वो वाला नोट ध्यान आना चाहिए कि डेल्टा आर सी पी अगर आपका 0 है तो डेल्टा आर एच, तो डेल्टा आर एच और डेल्टा आर यू और डेल्टा आर एस आपके टेम्परेचर बदलने पे नहीं बदलने वाले हैं। तो यही चीज़ आपको मैं बता रहा था, जो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दे सकता है। तो अब इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि डेल्टा आर एच और डेल्टा आर एस आपके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन डेल्टा जी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक, अब T1 अपने टेम्परेचर है 298 केल्विन। ठीक है, इस पे डेल्टा एच की वैल्यू अपने को दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। ठीक, डेल्टा H1 कितना दिया हुआ है, 5 माइनस का 5737 किलो जूल पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली T2 टेम्परेचर जो कि कह रहा है 310 केल्विन, इसके ऊपर डेल्टा एच की वैल्यू क्या दी हुई है, नहीं दी हुई है, लेकिन आपका सिंस डेल्टा आर सी पी इज 0, तो आप इससे क्या कह सकते हो कि डेल्टा आर एच डेल्टा आर एस आपके कैसे होंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो डेल्टा H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा H1 के बराबर ही हो जाएगी, यानी कि 5737 किलो जूल पर मोल ही होगी। ठीक बात, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या मैं T1 टेम्परेचर पे डेल्टा S निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या दिया है, T1 टेम्परेचर पे डेल्टा G की वैल्यू दी हुई है। ठीक, तो T1 टेम्परेचर पे जो मेरा डेल्टा G1 है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, वो कितना दिया हुआ है, माइनस का 6333 किलो जूल पर मोल दिया है। यहाँ से क्या मैं डेल्टा S1 निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। और जो मेरा डेल्टा S1 आएगा, क्या वही डेल्टा S2 होगा, बिल्कुल डेल्टा S2 डेल्टा S1 बराबर होंगे। और यहाँ से मैं क्या, जब मेरा एक बार डेल्टा S2 आ जाएगा, डेल्टा S1 निकाल लूँगा यहाँ से, तो डेल्टा S2 भी आ जाएगा। और एक बार डेल्टा S2 आ गया तो डेल्टा H होगा, डेल्टा S पता है और टेम्परेचर पता है, तो क्या मैं डेल्टा G2 निकाल सकता हूँ, बिल्कुल डेल्टा G2 निकाल सकता हूँ। और वहाँ से फिर मैं नॉन पीवी वर्क निकाल सकता हूँ। ठीक, नॉन पीवी वर्क क्या होता है मैं बताता हूँ, लेकिन पहले आपको इतनी चीज़ आनी चाहिए कि क्या मैं अगर इतना चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ तो क्या आप बता सकते हो। पहली चीज़ तो कि ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। तो डेल्टा H1 डेल्टा H2 बराबर होगा, डेल्टा S1 डेल्टा S2 बराबर होगा। अब डेल्टा G1 पता है तो अपने को एक बेसिक सा रिलेशन पता है जी, क्या कि सिंस डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस
का टी डेल्टा एस। तो मैं यही रिलेशन लगाऊंगा हमारा कौन सा टेम्परेचर पे, 298 केल्विन पे, 298 केल्विन पे, कि डेल्टा जी वन इक्वल टू डेल्टा एच वन माइनस का टी वन इंटू डेल्टा एस वन। तो डेल्टा जी वन कितना है, क्वेश्चन में बोल रहा है माइनस का 6333 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, डेल्टा एच वन कितना दिया है, डेल्टा एच वन दिया हुआ है माइनस का 5737। ठीक है, किलो जूल पर मोल। ठीक, अब हमारा टेम्परेचर कितना दिया है, हमारा दिया हुआ है इसने 298 केल्विन जिस पे हम कर रहे हैं, और डेल्टा एस वन हमें निकालना है। तो डेल्टा एस वन यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा सॉल्व आप इसे कर लोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, 2 यूनिट के हिसाब से किलो जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक, जो क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से यूनिट से हमारा ये आ जाएगा। डेल्टा एच क्योंकि किलो जूल पर मोल में दिया है और डेल्टा जी भी किलो जूल पर मोल में दिया है, तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। यूनिट हमारी क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके किलो जूल पर मोल बचेगा, डिवाइड बाय टेम्परेचर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, किलो जूल पर मोल पर केल्विन आपका आ जाएगा। यानी कि इसको ठीक से लिख लेते हैं, 2 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। यह आ गया डेल्टा एस वन। तो यही डेल्टा एस टू के बराबर है। तो अब यही चीज़ हम क्या किसके लगा देंगे, सेम चीज़ डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हम लगा देंगे 310 केल्विन के लिए। तो सेम चीज़ लगा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, डेल्टा जी टू इक्वल टू डेल्टा एच टू माइनस टी डेल्टा एच टू। अब डेल्टा एच टू तो डेल्टा एच वन के बराबर ही है, माइनस का 537 किलो जूल पर मोल। ठीक, और ये टेम्परेचर ऑब्वियसली आपका T2 हो जाएगा, और टेम्परेचर कितना हो गया, 310 केल्विन हो गया। अब डेल्टा एस टू कितना है, डेल्टा एस टू डेल्टा एस वन के बराबर ही है, 2 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक, तो ये भी किलो जूल पर मोल में आ गया, ये भी किलो जूल पर मोल में आ गया। तो जो सॉल्व करके डेल्टा जी टू आएगा वो भी किलो जूल पर मोल में ही आएगा, और ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करके आपका आ जाएगा माइनस का 6357 किलो जूल पर मोल आपका आ जाएगा डेल्टा जी टू। ठीक, तो ये डेल्टा जी टू आ गया। तो अब डेल्टा जी टू आ गया, डेल्टा जी वन पता है। ठीक, डेल्टा जी वन कितना था, माइनस का 6333 था किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे तो अपने का किरचॉफ का इतना ही रोल था, किरचॉफ का इससे ज़्यादा रोल नहीं था। तो अब यहाँ से अपने को क्या नॉन पीवी वर्क वाला जो हमें निकालना है वो बात अपने को समझ में आनी चाहिए कि नॉन पीवी वर्क होता क्या है, वो बात आप समझो। बेसिकली जो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम होता है, ये जो भी चीज़ हम करते हैं सिस्टम के लिए ही करते हैं, आपको बात मैंने बता रखी है कि डेल्टा जी ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वाला जो होता है ये बराबर होता है नॉन पीवी वर्क के। ठीक है, और इसी को आप यूजफुल वर्क भी बोल सकते हो। तो किसी भी जगह अगर आपको नॉन पीवी वर्क निकालना हो, नॉन पीवी वर्क वो आपको अलग अलग फॉर्म में दे सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क, मस्कुलर वर्क, इस तरीके से दे सकता है। तो कभी भी अगर आपको डेल्टा जी सिस्टम का निकालना हो या बेसिकली आपको नॉन पीवी वर्क निकालना हो तो डेल्टा जी सिस्टम का जो होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वही नॉन पीवी वर्क के बराबर होगा। ये तब वैलिड है फॉर्मूला जब नॉन पीवी वर्क हो रहा हो। अगर किसी जगह नॉन पीवी वर्क हो ही नहीं रहा तब क्या होगा, तब ऑब्वियसली आपका जो डेल्टा जी सिस्टम का होगा वो ऐसा नहीं ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि नॉन पीवी वर्क नहीं होगा तो आप नॉन पीवी वर्क को ज़ीरो बोल दोगे और डेल्टा जी सिस्टम का भी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या बोल दोगे, ज़ीरो बोल दोगे। ऐसा नहीं होने वाला, आपका नॉन पीवी वर्क ज़ीरो होगा लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। डेल्टा जी सिस्टम का तो कुछ ना कुछ हो गई, आपका वो नेसेसरली ज़ीरो नहीं होगा। तो ये चीज़ तभी वैलिड है जब आपका नॉन पीवी वर्क किसी भी केस में हो रहा हो, यानी कि यूजफुल वर्क किसी भी केस में हो रहा हो, ये चीज़ आपकी तभी वैलिड है। और वो आपको जनरली मस्कुलर वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क इस तरीके के फॉर्म में आपको दे देगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आपका अगर हम देखें कि जो भी डेल्टा जी है वो क्या है हमारा नॉन पीवी वर्क के बराबर है।
ठीक। तो इनिशियल आपका डेल्टा G1 आपका क्या था, आपका डेल्टा G सिस्टम का था, यानी कि माइनस का 6,333 यानी कि माइनस का 6333 आपका किलो जूल पर मोल किसके बराबर था, नॉन पीवी वर्क के बराबर था। ठीक है। और दूसरे केस में आपका जब आपने 310 केल्विन कर दिया तो आपका डेल्टा G2 यानी कि यही क्या है, आपका नॉन पीवी वर्क है। ठीक, यही क्या है, आपका नॉन पीवी वर्क है, क्योंकि यही तो है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वाला नॉन पीवी वर्क के बराबर होता है जो डेल्टा जी आता है। तो यानी कि ये भी क्या है, आपका नॉन पीवी वर्क है। तो यानी कि ये आपका क्या था, नॉन पीवी वर्क था, डेल्टा G1। ठीक है। और डेल्टा G2 जो आया वो अभी आपका नॉन पीवी वर्क था। तो आपका एडिशनल नॉन पीवी वर्क कितना हो गया, एडिशनल नॉन पीवी वर्क आपका कितना हो गया, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या कर दो, निकाल दो, आपका एडिशनल नॉन पीवी वर्क आ जाएगा। तो एडिशनल नॉन पीवी वर्क की बात करें तो आपका कितना आ जाएगा, कितना और नॉन पीवी वर्क आपको मिला। ठीक। तो एडिशनल नॉन पीवी वर्क आपको कितना मिला, वो मिला डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2। ठीक, डेल्टा G1 कितना है, माइनस का 6333 किलो जूल पर मोल और माइनस डेल्टा G2 जो कि है माइनस का 6357। ठीक, जब आप इसे सॉल्व कर लोगे, दोनों किलो जूल पर मोल में ही है ऑब्वियसली, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 24 किलो जूल पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो एडिशनल नॉन पीवी वर्क है जो आपको मिला वो कितना है, 24 किलो जूल पर मोल है। तो आपका जो भी डेल्टा जी सिस्टम का हो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर नॉन पीवी वर्क हो रहा है तो वो नॉन पीवी वर्क के बराबर होता है, वरना डेल्टा जी ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कुछ और होगा। ये उसी केस में है जब नॉन पीवी वर्क हो रहा हो। तो पहले टेम्परेचर पे आपका नॉन पीवी वर्क हो गया ये, दूसरे टेम्परेचर पे आपका नॉन पीवी वर्क हो गया ये। एडिशनल नॉन पीवी वर्क जो आपका ऑब्टेन्ड हुआ वो कितना हो गया, आपने डिफरेंस निकाला तो एडिशनल कितना आ गया आपका 24 किलो जूल पर मोल। यानी कि यही चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि एडिशनल नॉन पीवी वर्क कितना ऑब्टेन होगा जब आपने टेम्परेचर को 298 केल्विन से 310 केल्विन पे टेम्परेचर कर दिया। तो ये चीज़ हमारी हो गई। बेसिक चीज़ तो शुरुआत में हमारा जो किरचॉफ था वो तो इतना ही था, देन उसके आगे की चीज़ें थी। ठीक है, तो इतनी बात अपने को समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड ए एट 200 केल्विन एंड 1 atm इज 22 किलो जूल पर मोल। बेसिकली आपको 22 किलो जूल दिया हुआ है। ठीक है, पर मोल क्या आपका 22 किलो जूल आपको बेसिकली दिया हुआ है। ठीक है, आप इसका कोई मतलब नहीं, आप इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ करेक्शंस हैं। ठीक है, तो आपको ये निकालना है और ये जो आपको दिया हुआ है ये आपको ln 3/2 की वैल्यू बेसिकली दी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें डेल्टा एच दिया हुआ है 200 केल्विन पे कितना है 22 किलो जूल है। हमें निकालना है डेल्टा एस वेपराइजेशन निकालना है ए लिक्विड का 200 केल्विन पे। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए भी दिया हुआ है कि 300 केल्विन है और हमें रिएक्शन भी गिवन है, ए लिक्विड चेंजिंग इनटू ए गैस वेपराइजेशन की रिएक्शन गिवन है। और वो बोल रहा है डेल्टा एच वेपराइजेशन जो है 200 केल्विन पे कितना है 22 किलो जूल है। हमसे डेल्टा एस वेपराइजेशन पूछ रहा है 200 केल्विन पे। हमें CPM की वैल्यू गिवन है, ए की भी वैल्यू गिवन है CPM की, और CPM की ए गैस और CPM ए लिक्विड दोनों की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक, यूनिट क्या है जूल पर मोल पर केल्विन, दोनों की ही आपको यूनिट दी हुई है, जूल पर मोल पर केल्विन में दी हुई है। ठीक है, और ln 3/2 की वैल्यू दी हुई है उसने 0.405। ठीक है, तो अब अपने को क्या पता है, हम अपना सबसे पहले तो क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा आर CP निकाल सकते हैं। डेल्टा आर CP क्या हो जाएगा आपका CP ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि 1 टाइम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय CPM ऑफ प्रोडक्ट यानी कि ए गैस माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट यानी कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय CPM ऑफ रिएक्टेंट जो कि है आपका ए लिक्विड। तो आपका क्या हो जाएगा 1 टाइम CPM ऑफ प्रोडक्ट कितना यानी कि CPM ऑफ ए गैस कितना होगा, CPM ऑफ ए गैस आपको दिया हुआ है 30 जूल पर मोल पर केल्विन।
ठीक, -1 टाइम्स CPM ऑफ रिएक्टेंट यानी कि ए लिक्विड जो कि दिया हुआ है 40 जूल पर मोल पर केल्विन, यानी कि डेल्टा RCP आ गया -10 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका डेल्टा RCP। अब साथ ही साथ आपको दो टेम्परेचर दिए हैं, एक T1 टेम्परेचर जो कि आपका 200 केल्विन है। ठीक है, इस पे डेल्टा H वेपराइजेशन यानी कि डेल्टा H1 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, जो कि है 22 किलो जूल। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको 22 किलो जूल। डेल्टा S1 आपको नहीं पता और बेसिकली यही आपको पूछा है कि डेल्टा S वेपराइजेशन हमको बता दो भाई, किस टेम्परेचर पे 200 केल्विन पे हमसे पूछ रहा है डेल्टा एस वेपराइजेशन, यानी कि डेल्टा S1 हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और हमें क्या पता है, हमें पता है एक T2 टेम्परेचर है, अच्छा ये 300 केल्विन है, और क्या कह रहा है ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भी है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, हमें बहुत बढ़िया बात समझ में आई, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, डेल्टा H2 पता है क्या, नहीं पता है। क्या डेल्टा S2 पता है, नहीं पता है। तो डेल्टा S1 निकालने के लिए क्या हम डेल्टा S में किरचॉफ इक्वेशन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि डेल्टा S2 भी नहीं पता, S1 भी नहीं पता, डेल्टा RCP तो पता है, T2 भी पता है, T1 भी पता है, लेकिन हमें डेल्टा S2 नहीं पता। तो पहले डेल्टा S2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा S2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या डेल्टा H2 पहले निकालना पड़ेगा। ठीक, तो पहले तो डेल्टा H2 निकालें। ठीक है, तो अब डेल्टा H2 कैसे निकल जाएगा, किरचॉफ लगा दो, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 यानी कि डेल्टा H2 क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा RCP T2 माइनस T1। ठीक है, डेल्टा H2 की वैल्यू कितनी है, 22। डेल्टा H2 तो निकालना ही है, डेल्टा H1 की वैल्यू कितनी है, 22 किलो जूल है। ठीक है, प्लस डेल्टा RCP, डेल्टा RCP है -10, यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन है। ठीक है, इंटू T2 माइनस T1, T2 कितना है 300 केल्विन, माइनस T1 कितना है 200 केल्विन, इसकी यूनिट कितनी है आपकी, केल्विन में आएगी। ठीक, तो ये किलो जूल में आ रहा है और ये पूरा आपका जूल में आ रहा है, तो इसे डिवाइड बाय 1000 कर दो, जिससे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका अल्टीमेटली किलो जूल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा 22, और ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 100 यहाँ भी कॉमन आउट हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, अल्टीमेटली 3 - 2 1 बचेगा, यानी कि -1 बचेगा ये बेसिकली। तो डेल्टा H2 कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा H2 आ जाएगा आपका 21 किलो जूल, डेल्टा H2 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि 300 केल्विन आपका कौन सा है, आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि बेसिकली अगर हम ए लिक्विड चेंजिंग इनटू ए गैस रिएक्शन की बात करें तो एक कौन सी रिएक्शन आपकी फेज ट्रांजिशन की रिएक्शन है। तो फेज ट्रांजिशन में एक टेम्परेचर होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, और ये आपकी कौन सी ट्रांजिशन है, बेसिकली वेपराइजेशन रिएक्शन है। और वेपराइजेशन रिएक्शन का ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, ऑब्वियसली आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि हम बात करें कि सपोज ये वाटर लिक्विड है और ये आपका वाटर इन गैसियस फॉर्म है, तो वाटर लिक्विड वाटर का आपका वेपराइजेशन का टेम्परेचर क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगर हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल लिक्विड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि वाटर जो आपके वेपर्स हैं इसका कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बेसिकली आपका 100 डिग्री सेल्सियस अगर मैं बात करूँ वाटर इन लिक्विड फॉर्म चेंजिंग इनटू वाटर इन वेपर फॉर्म का ट्रांजिशन टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि है 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से इस रिएक्शन का, इस वेपराइजेशन रिएक्शन का ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन है। कोई और आपका एलोट्रॉपिक चेंज भी हो सकता था, उसका भी कोई ना कोई ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, यानी कि फेज ट्रांजिशन का कोई ना कोई ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। और ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्या बात वैलिड होती है, ये बात आप समझें कि कोई भी आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर हो, यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है आपका बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे जो डेल्टा एस वेपराइजेशन होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ये किसी भी ट्रांजिशन टेम्परेचर के लिए बात है। क्या बात है ट्रांजिशन टेम्परेचर के लिए, कि किसी भी ट्रांजिशन टेम्परेचर, कोई भी फेज ट्रांजिशन हो रहा होगा तो एट ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होगा, जो भी डेल्टा एस की वैल्यू होगी वो डेल्टा एच अपॉन ट्रांजिशन टेम्परेचर इन केल्विन होगी। ठीक, यहाँ पे आपकी वेपराइजेशन की बात थी तो डेल्टा एस और डेल्टा एच आपके वेपराइजेशन हो गए और ट्रांजिशन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये टेम्परेचर आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है केल्विन में, और डेल्टा एस और डेल्टा एच आपके
क्या होते हैं आपके, बेसिकली जो भी आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है उस पर जो भी डेल्टा एस और डेल्टा एच की वैल्यूज़ होती है वो होता है। यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा एस वेपराइजेशन वाले थे तो वो लिख लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डेल्टा एस आपका क्या होगा, आपका डेल्टा एस टू होगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है आपका, 300 केल्विन है, यानी कि दूसरा वाला केस है। तो आपके डेल्टा एस और डेल्टा एच की कौन सी वैल्यू होगी, टू वाली, ठीक है। तो डेल्टा एस टू अपॉन में डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच टू अपॉन में क्या, बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन, जो कि आपका T2 टेम्परेचर, ठीक। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, डेल्टा एस टू निकालना है। डेल्टा एच टू पता है, बिल्कुल पता है, 21 किलो जूल, यानी कि 21 इंटू 1000 कितना आ गया आपका, ये जूल में आ गया, ठीक। अपॉन में क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको पता है T2 कौन सा है, 300 केल्विन वाला, यानी कि ये क्या आ गया आपका, 2 जीरो को मार देंगे आपका अल्टीमेटली आ जाएगा डेल्टा एस टू। देयरफॉर डेल्टा एस टू कितना आ गया आपका, 70 जूल पर केल्विन। लेकिन अभी आपका ये आंसर नहीं आया है, ठीक। ये अभी आपका आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये तो आया आपका डेल्टा एस टू, यानी कि डेल्टा एस आ गया वेपराइजेशन का किस टेम्परेचर पे, ये आया 300 केल्विन पे। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है डेल्टा एस वेपराइजेशन 200 केल्विन पे। तो कई लोग इसका आंसर अगर ये निकाल देंगे तो गलत आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आपको चीज़ समझ में आएगी कि डेल्टा एस टू क्या हो गया, डेल्टा एच टू अपॉन T2 आ गया। आपने डेल्टा एच टू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी 21 किलो जूल, उसको जूल में कन्वर्ट कर लिया इंटू 1000 करके, अपॉन में आपका बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में आपने डाल दिया 300 केल्विन। तो जूल पर केल्विन में आपका आंसर आ गया डेल्टा एस टू का 70 जूल पर केल्विन आ गया। लेकिन जो डेल्टा एस टू आया ये आया 300 केल्विन पे, हमसे पूछा है 200 केल्विन पे। तो एक और बार आपको किरचॉफ लगानी पड़ेगी। तो अब किरचॉफ दोबारा लगाइए, इस बार डेल्टा एस के टर्म्स में। तो डेल्टा एस टू इक्वल टू डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा आर सी पी एल एन T2 अपॉन T1। अगेन आपको डेल्टा आर सी पी का ही डेटा दिया हुआ है, डेल्टा आर सी पी का कोई डेटा नहीं दिया हुआ, तो आप इसी टर्म्स में लगाओगे, ठीक। अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक। डेल्टा एस टू इक्वल टू डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा आर सी पी एल एन का T2 अपॉन T1, ठीक। अब डेल्टा एस टू की वैल्यू तो आपको पता है 70 जूल पर केल्विन। डेल्टा एस वन अपने को निकालना है। डेल्टा आर सी पी आपका -10 आया था, बिल्कुल -10 जूल पर केल्विन आया था, ठीक है। जूल पर केल्विन में एल एन में T2 अपॉन T1, यानी कि 400 केल्विन अपॉन में 300 केल्विन, ठीक। सॉरी 300 केल्विन अपॉन में 200 केल्विन। T2 कितना है, 300 केल्विन है, ठीक है। और T1 कितना है, 200 केल्विन है, ठीक। ये तो आपका यूनिट लेस आ गया, यानी कि इस पूरे की यूनिट जूल पर केल्विन, इस पूरे की यूनिट जूल पर केल्विन। तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेल्टा एस वन कितना हो जाएगा, 70, ठीक। अब ये माइनस का है, उधर जाके किधर कितने का हो जाएगा आपका, ये प्लस का हो जाएगा 10 ln 3/2। अब ln 3/2 की आपको वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, जो कि है 0.405, ठीक। तो 70 प्लस 10 ln 3/2 की वैल्यू डाल दी 0.405, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 4.05 हो जाएगा। तो यानी कि 70 प्लस 4.05, यानी कि डेल्टा एस वन कितना आ गया, 70 प्लस 4.05, यानी कि 74.05, और जूल पर केल्विन यूनिट से आ गई आपकी। तो ये आ गया आपका डेल्टा एस वन। जो आपसे पूछा है कि आपका डेल्टा एस वेपराइजेशन बता दो मेरे भाई, आपका ए लिक्विड का 200 केल्विन पे, यानी कि 200 केल्विन यानी कि T1 टेम्परेचर, इस पे डेल्टा एस वन निकालना था। तो डेल्टा एस वन आपका आ गया 74.05 जूल पर केल्विन। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पहले आपने डेल्टा आर सी पी निकाल लिया, ठीक है। आपको T1 पता था, T2 पता था, डेल्टा एच वन पता था, तो आपने डेल्टा एच टू किरचॉफ इक्वेशन से निकाल लिया, आपका आ गया, ठीक। अब इस क्वेश्चन में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच था, आप इसको स्टार भी लगाओ। और इस बात को समझना कि किसी भी ट्रांजिशन टेम्परेचर पे जो भी आपका डेल्टा एस होता है वो डेल्टा एच अपॉन टी होता है केल्विन में, और ये जो टी होता है ये आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर को डिनोट करता है, ठीक। तो वही हमने लगाया है यहाँ पे, और यहाँ से डेल्टा एस टू निकाला, बस ये कैच आपको पकड़ना था। फिर अगेन आपको किरचॉफ लगानी थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इसी पैटर्न पे जो हमारा जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन था वो भी पूछा गया था, ठीक। तो क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल बन गया होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और अब करते हैं हमारा जो बेसब्री से आपको इंतज़ार होगा, जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन, ठीक। तो ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए।
ठीक, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ। ठीक, क्वेश्चन को देख लो। इधर, अब ठीक है। ठीक, और पूछा क्या हमसे? पूछा ये चीज़ है, पहले पार्ट में हमसे ये चीज़ पूछी है। ठीक है, 2 पार्ट दिए हुए थे और दूसरे पार्ट में हमसे पूछा था, ये पूछा था। ठीक है, तो भाई बेसिकली क्वेश्चन को एक बार पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये जो था बेसिकली क्वेश्चन स्टेम फॉर्मेट का था, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ था। क्वेश्चन स्टेम क्या होता है बेसिकली? आपको जनरली क्या होता है, पैराग्राफ के साथ आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे जो पैराग्राफ के साथ वाले क्वेश्चन थे ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कि आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपको आंसर देना था। ठीक, आपको राउंड ऑफ करना था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस और आपको आंसर देना था अपना। ठीक बात है। ठीक, तो जब भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए पैराग्राफ के साथ, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्वेश्चन स्टेम बोल देते हैं। ठीक है, कोई खास बात नहीं, बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही है, साथ में एक पैराग्राफ जोड़ दिया है। ठीक है, तो देखने में तो ये वैसे बहुत भयानक लग रहा है, तो मैं कई बार बताता भी हूँ कि जेईई एडवांस में कई क्वेश्चन आपको पहली बार के लिए छोड़ने होते हैं, अगर लास्ट में समय बचे तो करने के लिए होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इसी टाइप का था कि आपको शुरुआत में पहली नज़र में देखते ही तो इसे छोड़ देना था, इसमें थोड़ा सा समय लगने वाला था। लेकिन जब आप अंत में आते, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता किरचॉफ इक्वेशन का, तो आप ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से कर लेते। आइए देखते हैं कि क्या हमसे ये क्वेश्चन में कह रहा है। कोई एकदम ऐसा उल जलूल बात भी नहीं दी थी क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट दिया है, यानी कि यहाँ पे एंट्रोपी है और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है। किस पे? हमारा एक फेज है। ठीक, फेजेस ए एंड बी। ठीक, फॉर फेजेस ए एंड बी एट 1 बार प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, एस टी हमारी एंट्रोपी है, टेम्परेचर टी, और एस जीरो हमारी एंट्रोपी है एट 0 केल्विन। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है? एक ट्रांजिशन टेम्परेचर दिया है अल्फा बीटा फेज चेंज का 600 केल्विन। ठीक, यानी कि आपकी कोई भी आपकी एक फेज ट्रांजिशन है अल्फा चेंजिंग इनटू बीटा। ठीक, और एक हमें क्या वैल्यू दी है? सी पी बीटा माइनस सी पी अल्फा की वैल्यू दी है 1 जूल पर मोल पर केल्विन आपको दी हुई है। ठीक है, हमें क्या अज्यूम करना है कि सी पी बीटा माइनस सी पी अल्फा इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के इन द रेंज ऑफ 200 to 700 केल्विन। मतलब हमें बेसिकली जो हमारा सी पी एम है, और यानी कि जो हमारा अल्टीमेटली डेल्टा आर सी पी भी निकल के आएगा, वो हमारा कैसा आएगा? हमारा इंडिपेंडेंट आएगा किसके? टेम्परेचर के। यानी कि जो भी हमारे सी पी की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं वो सारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अगर यहाँ से हम डेल्टा आर सी पी अगर हमें निकालना पड़ता है तो वो जो भी आएगा आपका, वो भी आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आएगा। ऐसा बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं, लेकिन जेईई एडवांस एक एक चीज़ हमारी डिनोट कर देता है। ठीक, उसने ये भी बोल दिया कि सी पी अल्फा और सी पी बीटा आपकी क्या है? हीट कैपेसिटी है अल्फा और बीटा फेज के। यानी कि सी पी अल्फा क्या है? आपकी हीट कैपेसिटी है अल्फा फेज की, और सी पी बीटा क्या है? आपकी हीट कैपेसिटी है बीटा फेज की। ठीक बात है भाई। ठीक, तो अब अपने को क्या करना है? अपने से पूछा है कि आपको बताओ कि एंट्रोपी चेंज की वैल्यू बताओ, यानी कि एस बीटा माइनस एस अल्फा बताओ, जिसकी यूनिट क्या है? जूल पर मोल पर केल्विन 300 केल्विन पे। ठीक, LN2 की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में दी है, और एक और चीज़ दी है एस बीटा माइनस एस अल्फा कितना है? 0 है, एट 0 केल्विन। ठीक, तो क्वेश्चन देखने में बड़ा भयानक सा है जैसे मैंने बात करी, लेकिन आपको क्या है? आपका अल्फा आपका चेंजिंग इनटू बीटा है। ठीक, यानी कि एक फेज ट्रांजिशन दिया है अल्फा चेंजिंग इनटू बीटा, ये फेज ट्रांजिशन है। ठीक, फेज ट्रांजिशन। ठीक, जैसे वाटर इन लिक्विड फेज चेंज होता है, वाटर इन वेपर फेज, तो उसी तरीके से अल्फा आपका चेंजिंग इनटू बीटा है, एक फेज ट्रांजिशन आपको दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है एस बीटा माइनस एस अल्फा पूछ रहा है किस पे? 300 केल्विन पे पूछ रहा है। ठीक है, 300 केल्विन पे पूछ रहा है। अब 300 केल्विन पे तो हमें ऐसे डायरेक्टली तो पता नहीं, ठीक है, लेकिन हमें जो अल्फा बीटा फेज चेंज है, हम अगर इसे 600 केल्विन पे निकालें पहले, और फिर 300 केल्विन के लिए हम क्या कर लें? किरचॉफ लगा दें। ठीक, बेसिकली अगर मैं बोलूँ ये हमें 600 केल्विन पे अगर हम निकालें तो क्या होगा? ये डेल्टा एस क्या होगा? एट 600 केल्विन होगा। अगर मैं डेल्टा एस एट 600 केल्विन की बात करूँ तो क्या होगा? एस बीटा माइनस एस अल्फा। डेल्टा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? प्रोडक्ट, यानी कि एस बीटा माइनस इनिशियल क्या है आपका? एस अल्फा। ठीक है, एट 600 केल्विन। तो क्या यही बात है? बिल्कुल यही बात है। इतनी बात समझ में आई? स्टेप बाय स्टेप समझो। अब मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यूज़ तो हमें नहीं दी हुई, क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? ये जो ग्राफ दिया है यहाँ पर हमें क्या दिया है? एस बीटा और एस अल्फा का
ज़ीरो के साथ रिलेशन दिया हुआ है, यानी कि इसमें क्या दिया है हमें, इस ग्राफ में हमें एस बीटा और एस अल्फ़ा का ज़ीरो के साथ रिलेशन दिया हुआ है। तो हमें डायरेक्ट तो नहीं पता, लेकिन हम क्या निकाल सकते हैं, क्या हम निकाल सकते हैं एस बीटा माइनस एस नॉट वर्सेस, हमें टेम्परेचर पता है, इससे हमें क्या पता है, एस बीटा माइनस एस नॉट वर्सेस टेम्परेचर का पता लग रहा है, और एस अल्फ़ा माइनस एस नॉट वर्सेस टेम्परेचर का हमें आइडिया लग रहा है। बेसिकली हमें चेंज का आइडिया लग रहा है, हम डायरेक्टली हमें 600 केल्विन पे एस बीटा नहीं पता, और इसी तरीके से हमें एस अल्फ़ा भी डायरेक्टली 600 केल्विन पे इस तरीके से नहीं पता, हमें उसने डिफरेंस दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली नहीं पता इनकी वैल्यूज़, एस बीटा एट 600 कितना है और एस अल्फ़ा इतना 600 कितना है, हमें डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, 0 केल्विन के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको देखो ध्यान से देखना, क्या हम इसे लिख सकते हैं एस 600 माइनस एस ज़ीरो ऑफ बीटा, मैंने क्या एस बीटा को ही लिख दिया, क्या एस 600 माइनस एस ज़ीरो ऑफ बीटा माइनस एस 600 माइनस एस ज़ीरो ऑफ अल्फ़ा। ठीक, यही है, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, मैंने एस बीटा को क्या लिख दिया 600 पे ये लिख दिया, और एस अल्फ़ा को क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक, इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एस 600 बीटा। ठीक, अगर मैं चलो एक स्टेप और कर देता हूँ, एक्स 600 बीटा माइनस एस ज़ीरो बीटा। ठीक, माइनस में क्या लिख दूँ इसे, एस 600 अल्फ़ा माइनस का एस ज़ीरो अल्फ़ा। ठीक, माइनस भी आपका अंदर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो मैं इसको क्या लिखूँ, देखो एस, अब ध्यान से देखना, एस 600 बीटा और साथ में ये जो एस 600 अल्फ़ा है मैंने एक साथ ले लिया। ठीक, तो माइनस का एस 600 अल्फ़ा। ठीक है, ये एक साथ ले लिया, और माइनस मैंने क्या कर दिया, आपका अंदर आ जाएगा, देखो ये आपका प्लस हो जाएगा, जब मैंने माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, एस ज़ीरो बीटा। ठीक, एस ज़ीरो बीटा। ठीक, और यहाँ पे मैंने इसका माइनस कॉमन आउट ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, माइनस बचेगा, तभी माइनस माइनस प्लस होगा, तो एस ज़ीरो अल्फ़ा। ठीक, ये बचा। अब इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देख लो भाई, ये बचा। ठीक, इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख लिया, 600 बीटा को एज इट इज़ रहने दिया, 600 माइनस 600 अल्फ़ा को इधर लिख दिया। ठीक, और ये बचा और ये बचा, इसमें से माइनस बाहर कॉमन आउट ले लिया, अंदर बचा एस ज़ीरो बीटा माइनस एस ज़ीरो अल्फ़ा। ठीक, अब हमें 600 केल्विन पे क्या बीटा की वैल्यू पता है, एस बीटा की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। 600 केल्विन पे एस बीटा की वैल्यू कितनी है, आपकी 6 है, तो 600 केल्विन पे एस बीटा की वैल्यू उसने दी हुई है कितनी, 6 दी हुई है। ठीक, और माइनस 600 केल्विन पे आपको अल्फ़ा की वैल्यू भी पता है, एस अल्फ़ा की वैल्यू भी पता है, जो कि है कितनी, 5 दी हुई है। तो 600 केल्विन पे एस अल्फ़ा की भी पता है, जो कि है 5, और माइनस ये आपको पूरा क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि एस बीटा माइनस एस अल्फ़ा 0 केल्विन पे 0 है, तो 0 केल्विन पे एस बीटा माइनस एस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, यानी कि ये पूरी टर्म तो आपकी कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये पूरा आपका कितना हो गया, 0 हो गया। तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया, 1 जूल। ठीक, ये आपका आ गया 1 जूल पर मोल पर केल्विन आपका निकल के आ गया। तो 1 जूल पर मोल पर केल्विन आपका डेल्टा एस आ गया एट 600 केल्विन। तो डेल्टा एस एट 600 केल्विन ये आ गया। इसको हमने इस तरीके से क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि आपको जो डेटा गिवन था वो डिफरेंस के फॉर्म में गिवन था। ठीक, जो डेटा आपको ये गिवन था ये आपको डिफरेंस के फॉर्म में गिवन था, इसलिए आपको इतना इसे रीअरेंज करके लिखना पड़ा। अब डेल्टा एस 600 केल्विन पे आ गया, तो क्या हम डेल्टा एच 300 डेल्टा एस 300 केल्विन पे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, हम किरचॉफ लगा देंगे। तो किरचॉफ साहब हमारे क्या कहते हैं कि डेल्टा एस टू क्या होगा आपका, या डेल्टा एस टू माइनस डेल्टा एस वन क्या होगा, बेसिकली डेल्टा आर सी पी, और यहाँ पे एल एन आ जाता है, टी टू अपॉन टी वन होता है। ठीक, यही अपने किरचॉफ अंकल कहते हैं। तो किरचॉफ अंकल का ये कहना था। ठीक है, इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख लो, डेल्टा एस टू माइनस डेल्टा एस वन इक्वल टू डेल्टा आर सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन। ठीक, डेल्टा एस टू पता है, डेल्टा एस टू 600 वाला ले लेंगे हम। ठीक है, तो 600 वाला डेल्टा एस टू कितना है, 1 हो गया।
ठीक, माइनस डेल्टा S1 हम कौन सा ले लें, 300 वाला ले लें, तो डेल्टा S 300 जो हमें निकालना है। ठीक, डेल्टा RCP, अब डेल्टा RCP उसने अपने को दिया हुआ है कि CP बीटा माइनस CP अल्फा आपका कितना है, आपका दिया हुआ है, और जो CP और आपके अल्फा और CP बीटा हैं ये बेसिकली क्या है, हीट कैपेसिटी ही है, यानी कि ये मोलर हीट कैपेसिटी ना हो के आपके क्या है, हीट कैपेसिटी है। तो जो आपका डिफरेंस है वही आपका क्या होगा, आपका डेल्टा RCP होगा, यानी कि ये जो चीज़ है आपकी यही आपकी डेल्टा RCP है, क्योंकि यहाँ पे आपको मोलर हीट कैपेसिटी ना देके हीट कैपेसिटी का ही डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डेल्टा RCP आपका कितना हो गया, आपका हो गया 1। ठीक, डेल्टा RCP हो गया 1। अब ln T2 अपॉन T1, T2 आपका कितना है 600 केल्विन वाला है, और T1 कितना है आपका 300 केल्विन वाला है। ठीक, तो यहाँ से आपका डेल्टा S 300 केल्विन पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस का, ठीक 1 माइनस का ln 600 बाई 300 कितना बचेगा, ln2, और ln2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0.69, तो ln2 की वैल्यू 0.69 सब्सिट्यूट करिए, तो 1 माइनस 0.69, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा डेल्टा S 300 केल्विन पे आपका आ जाएगा 0.31, और यूनिट हो जाएगी इसकी जूल पर मोल पर केल्विन। और आंसर भी आपका क्या होगा यहाँ पे, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, जैसे कि क्वेश्चन में आंसर करना था, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपका आंसर है, 0.1 ही आंसर है। और जो एडवांस ने आंसर माना था वो आपका रेंज माना था, बेसिकली रेंज माना था 0.31 से 0.32, हालांकि आपका आंसर यहाँ पे 0.31 ही आएगा, लेकिन उन्होंने जो रेंज कंसिडर करी थी वो कंसिडर करी थी 0.31 से लेके 0.32 के बीच वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था हमें, खाली ये बात को समझना था कि हमें पहले पार्ट में कि डेल्टा S 600 केल्विन कैसे निकालेंगे, क्योंकि डिफरेंस दिया है तो रीअरेंज करेंगे और इस गिवन डेटा का यूज़ करेंगे, और ग्राफ से आप 600 केल्विन पे S बीटा और S अल्फा की वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारा डेल्टा S 600 पे आ गया, अगेन किरचॉफ लगा ली, किरचॉफ लगा के तो हमारा डेल्टा S आई जाना था। ठीक, तो डेल्टा S 300 केल्विन पे हमारा आ गया 0.31 जूल पर मोल पर केल्विन, और यही आपका डेल्टा S जो है यही S बीटा माइनस S अल्फा है। ठीक, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट आपका सही करने के आपको +3 मिलने वाले थे। क्वेश्चन स्टेम का ये पहला क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन स्टेम में आपको दूसरा क्वेश्चन भी गिवन था, जो था आपको इसी क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज बतानी थी। अब किस टेम्परेचर पे, आपको 300 केल्विन पे, और इसके लिए आपको एक बहुत ही बारीक सी बात समझनी पड़ेगी, और जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर आपको गिवन है भाई, ट्रांजिशन टेम्परेचर अल्फा बीटा फेज चेंज का गिवन है जो कि 600 केल्विन है, और सिंस 600 केल्विन आपका क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी कि जब भी आपका फेज ट्रांजिशन हो और ट्रांजिशन टेम्परेचर पता हो, तो वहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि डेल्टा S जो भी होगा, ठीक एट 600 यहाँ पे, ठीक तो इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा H एट 600 अपॉन में ट्रांजिशन टेम्परेचर इन केल्विन, यानी कि 600 केल्विन। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि डेल्टा S ये कौन सा है, डेल्टा S 2 वाला है, और डेल्टा H कौन सा है, ये भी डेल्टा H आपका 2 है। ठीक है, अपॉन में क्या आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर आपका 600 केल्विन। ठीक, तो डेल्टा H2 आपको क्या, डेल्टा S2 पता है, डेल्टा S आपको 600 केल्विन पे पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल पता है। डेल्टा S आपका 600 केल्विन पे कितना है, आपका 1 जूल पर मोल पर केल्विन आपका है। तो डेल्टा S एट 600 केल्विन कितना है, आप चाहो तो इसे ऐसे लिखो भी मत, आप सीधा सब्सटीट्यूट कर दो कि जो भाई आपका डेल्टा H होगा किस पे, 600 केल्विन पे, वो क्या होगा, डेल्टा S एट 600 केल्विन और इनटू 600 केल्विन, ये हो जाएगा। ठीक, डेल्टा S एट 600 केल्विन कितना है, 1 जूल पर मोल पर केल्विन और इनटू 600 केल्विन। ठीक, तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देयरफॉर डेल्टा H एट 600 केल्विन कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 600 जूल पर मोल। ठीक, ये आ गया आपका डेल्टा H एट 600 केल्विन।
ठीक, तो आपको ट्रांजिशन टेम्परेचर पे पता होना चाहिए कि डेल्टा एस कितना होता है, डेल्टा एच अपॉन टी के बराबर होता है, और टी क्या है आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर इन केल्विन, और डेल्टा एस और डेल्टा एच उस टेम्परेचर पे लोगे जो कि आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। बेसिक सी बात, और किसी भी फेज ट्रांजिशन के लिए बात वैलिड है। ठीक है, तो डेल्टा एच हमारा कितना आ गया 600 केल्विन पे 600 जूल पर मोल आ गया। यहाँ केल्विन केल्विन को मार देगा तो जूल पर मोल आपकी यूनिट आ जाएगी। अब आपको जो एंथैल्पी चेंज बताना है यानी कि डेल्टा एच बताना है, ये किस पे बताना है, 300 केल्विन पे बताना है। यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डेल्टा एच पूछ रहा है 300 केल्विन वाला। ठीक, तो 600 पे पता है, 300 पे निकालना है, तो क्या करोगे, किरचॉफ की ही फील आ रही है तो किरचॉफ लगाओगे। तो डेल्टा एच टू माइनस का डेल्टा एच वन इक्वल टू डेल्टा आर सी पी टी टू माइनस टी वन। ठीक है, तो डेल्टा एच टू कितना है 600 केल्विन वाला, जो कि पता है हमें कितना निकाला, अभी हमने 600 जूल पर मोल निकाला, तो ये कितना है 600 है। ठीक है, माइनस डेल्टा एच वन तो निकालना ही है, डेल्टा एच एट 300 केल्विन इक्वल टू डेल्टा आर सी पी जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 1। ठीक है, याद करो क्वेश्चन में गिवन है 1 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब क्या करोगे, T2 माइनस T1 करोगे। T2 आपको पता है कितना है 600 केल्विन, और माइनस T1 आपका कितना है 300 केल्विन है। ठीक, तो डेल्टा एच आपका 300 केल्विन पे कितना आ जाएगा 600 माइनस 300 यानी कि अल्टीमेटली 300 जूल पर मोल आ जाएगा, यूनिट्स का ध्यान रखते हुए बस। ठीक, सब कुछ जूल पर मोल में ही है, यहाँ पे डेल्टा एच आपका किलो जूल में था ही नहीं, तो सब कुछ जूल में है, तो 1000 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जो आपका आ गया, देयरफॉर डेल्टा एच एट 300 केल्विन आ गया आपका 300 जूल पर मोल आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब आंसर आपका 300 नहीं होगा, यहाँ पे 300.00 होगा। क्यों, क्योंकि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपको बताना था, तो सही आंसर 300 ना होके क्या होगा 300.00 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आपको क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में आपको आंसर मांग रहा है आपको बताना पड़ेगा। तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आंसर पूछ रहा था, तो आपको 300.00 आंसर करना होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ट्रांजिशन टेम्परेचर पता था, तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी से आपको डेल्टा एच निकालना था 600 केल्विन पे। एक बार वो आ जाएगा, देन उसके बाद तो आपको क्या लगाना था, आपको अपनी पक्की पकाई किरचॉफ इक्वेशन लगानी थी। ठीक, तो यहाँ पे हमारे किरचॉफ इक्वेशन के सारे कंसेप्ट्स ऑफ प्रॉब्लम पूरे होते हैं। हमने सारे कंसेप्ट्स देख लिए। अगर मैं रिवाइज कराऊँ तो आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा एच का फॉर्मूला, डेल्टा यू का फॉर्मूला और डेल्टा एस के दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, ये आपको 4 तो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। पांचवी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, पांचवी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर डेल्टा आर सी पी 0 होगा तो डेल्टा आर सी वी भी 0 हो जाएगा, और डेल्टा आर एच, डेल्टा आर यू और डेल्टा साथ में आर एस आपके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर ये 0 नहीं होंगे डेल्टा आर सी पी और डेल्टा आर सी वी, तो ये सारी आपकी जो वैल्यू डेल्टा आर एच, डेल्टा आर यू और डेल्टा आर एस आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। लेकिन डेल्टा जी तो हमेशा आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होगा, क्योंकि वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक, तो ये 6 बातें आप अगर आपको पता है, और बेसिक बात आपको पता है, एक तो ट्रांजिशन टेम्परेचर वाली बात कि ट्रांजिशन टेम्परेचर पे किसी भी फेज ट्रांजिशन रिएक्शन के लिए डेल्टा एस बराबर होता है डेल्टा एच अपॉन में टी, और टी कौन सा, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर वाला, और डेल्टा एस और डेल्टा एच भी कौन से लेते हो आप, ट्रांजिशन टेम्परेचर वाले लेते हो। ठीक, आपको अगर ये बात पता है, और नॉन पीवी वर्क वाली थोड़ी सी बात करी थी हमने, थोड़ी सी डेल्टा एस यूनिवर्स के बारे में बात करी थी, वो सारी आपकी बेसिकली थर्मोडाइनमिक्स के पोर्शन की बातें हैं, तो वो सारी तो आपको प्रीवियस नॉलेज का तो आइडिया होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख ली और आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं, इसके आगे की बातें हम और डिस्कस करेंगे ऐसे ही टॉपिक्स को के ऊपर जो रेयरली आज टॉपिक्स हैं लेकिन पूछे जाते हैं, जो मैक्सिमम लोग पढ़ाते नहीं हैं, उनके ऊपर और वीडियो लेके आता रहूँगा मैं। और आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।